देखो बहू, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। एक बार बोल दिया ना, कोई नहीं आएगा मतलब कोई नहीं आएगा। मैं अकेले खुद ही सारा काम संभाल लूंगी। वैसे भी बहुत होगा तो 1 महीना। इसके बाद तो तुम्हारा पैर सही हो जाएगा ना। फिर तो तुम खुद ही काम करने के लायक हो जाओगी। और अभी छोटी बहू की डिलीवरी डेट को 2 महीने बाद है। तब तक तो तुम खुद ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाओगी। फिर फालतू में क्यों किसी को बुलाओगी। घर में बखेड़ा होगी, लोगों की भीड़ भाड़ होगी। कहते हुए सुमित्रा देवी अपनी छोटी बहू इशिता के कमरे से बाहर चली जाती है। सुमित्रा देवी की छोटी बहू इशिता प्रेग्नेंट थी। उसे कुछ प्रॉब्लम थी, जिसके चलते डॉक्टर ने पूरी तरह से बेड रेस्ट कर दिया था। बड़ी बहू प्रिया इशिता का खूब ध्यान रखती थी। दोनों ही आपस में बहनों की तरह प्यार था। इशिता की प्रेगनेंसी की खबर सुन प्रिया खुश हो गई थी कि उसकी भी बेटी के लिए भाई या बहन आ जाएगा। सब कुछ अच्छा से चल रहा था। प्रिया भी अपनी जेठानी होने का फर्ज बखूबी निभा रही थी। इशिता का बेड रेस्ट था तो इशिता का पूरा भरपूर ध्यान देती। उसे टाइम पर दवाई, खाना, नाश्ता, फल, दूध सब कुछ प्रिया खुशी खुशी करती थी। घर का काम निपटाने के बाद भी पूरी दोपहर दोनों बेड पर लेटे लेटे ही बातें करती रहती, जो सुमित्रा देवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो जब दोनों बहुओं को एक साथ हंसते खेलते देखती तो पता नहीं उन्हें क्या हो जाता। उनको शक हो जाता कि दोनों बस मेरी शिकायत करके हंस रही होगी। और इधर प्रिया और इशिता भी अपनी सास की हरकतें अच्छी तरह से जानती थी। वो दोनों जब भी इकट्ठा होकर दोपहर को गप्पे लड़ाती तो उनके मन में सबसे पहले ये बात आती थी कि अब माँ जी की बेचैनी शुरू हो गई। अब वो शांत नहीं रहेगी। किसी न किसी बहाने या तो कमरे में आती रहेगी या बार बार प्रिया को बुलाती रहेगी। लेकिन एक दिन अचानक ही प्रिया जाने कैसे उसका पैर सीढ़ियों पर फिसल गया और वह ऐसे नीचे गिरी कि उसके पैर में बुरी तरह से फ्रैक्चर आ गया। बेचारी प्रिया दर्द से तड़प उठी थी। जैसे तैसे उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्लास्टर चढ़ा दिया। अब दोनों बहुएं ही बेड रेस्ट हो गई थी। इशिता की हालत पहले से ही उठने लायक नहीं थी। प्रिया जो पूरा घर संभाल रखी थी, वो अपने पैरों की वजह से कुछ करने लायक ही नहीं रह गई थी। अब सबसे बड़ी आफत थी घर का काम, जो सुमित्रा जी अकेले नहीं कर पाती थी। जैसे तैसे काम को धीरे धीरे करती रहती थी। जाहिर सी बात है कि सुमित्रा जी का काम छूटे हुए कई साल हो गए थे। दोनों बहुओं को आने के बाद तो उन्होंने काम करना ही छोड़ दिया था। सब कुछ फिर से संभालना मुश्किल था। फिर भी सुमित्रा जी लगी रहती। उनके दोनों बेटे रामू और राजू का सुबह सुबह ही ऑफिस होता था। दोनों ही सुबह 8 बजे नाश्ता करके और दोपहर का लंच लेकर जाते थे। लेकिन 8 बजे तक सुमित्रा जी टिफिन ही नहीं बना पाती थी। सुबह का नाश्ता, चाय, बाकी घर का काम करते करते लंच बन ही नहीं पाता था, जिससे कि रामू और राजू को रोज दोपहर बाहर ही खाना खाना पड़ता था। प्रिया ने देखा माँ जी से घर नहीं संभाला जाएगा तो उसने इशिता से कहा, इशिता, ऐसी हालत में जब भाभी प्रेग्नेंट होती है तो ननद घर संभालने के लिए आती है। हमारी ननद कहाँ से आएगी जब है ही नहीं। एक काम करो, मेरे मायके में तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे मायके में तुम्हारी दो दो भाभियां हैं। तो अगर कुछ दिनों के लिए तुम अपनी छोटी भाभी को बोल दो आने को तो कैसा रहेगा। वैसे भी ननद के यहाँ सुख दुख में भाभिया का आना जाना तो लगा ही रहता है। हाँ दीदी, मैंने भी कई बार सोचा था, लेकिन माँ जी के डर से मैंने कुछ कहा नहीं। मम्मी तो भाभी को भेजने के लिए तैयार है, क्योंकि मायके में तो मम्मी भी है, वो भी काम कर लेती है, बड़ी भाभी भी है। तो अगर छोटी भाभी कुछ दिनों के लिए आ जाएगी तो वहाँ का भी किसी को परेशानी नहीं होगी और यहाँ का काम भी हो जाएगा। भाभी के आने के लिए तो आ जाए, लेकिन माँ जी। कहते कहते रुक गई इशिता। प्रिया ने कहा, कोई बात नहीं, मैं माँ जी से बात करती हूँ। जैसे ही सुमित्रा देवी कमरे में आई, प्रिया ने कहा, माँ जी, आपसे अकेले पूरे घर का काम नहीं हो पा रहा। काम वाली का काम आपको पसंद नहीं आएगा, उसके हाथों का बनाया हुआ खाना आप नहीं खाएंगे। तो एक काम करते हैं,
इशिता के मायके से उसके छोटी भाभी को बोल देते हैं वो आने के लिए तैयार है, मगर आप हाँ कर दे तो। इतना सुनते ही सुमित्रा जी भड़क जाती है। क्या हाँ कर दे बहू? हाँ, क्या हाँ कर दे? नई नई रिश्तेदारी है, अब तुम चाहती हो कि मैं उसकी भाभी को बुलवा कर घर का काम करवाऊं? अरे वो भाभी है, कहीं भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो उसके दिमाग में कोई बात बैठ गई तो जाकर अपने घर पर कहेगी, कितनी बेइज्जती होगी। और वैसे भी कौन सा बड़ा काम है जो मैं नहीं कर पाती हूँ? धीरे धीरे ही सही, करती तो हूँ ना। और 1 ही महीने की तो बात है, 1 महीने में तो तुम्हें आराम हो ही जाएगा। वैसे भी छोटी बहू की तो अभी डिलीवरी का टाइम 2 महीना बाद है, तब तक तो तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, खुद घर को संभाल सकती हो, फिर फालतू में क्यों किसी को बुलाना। अब छोटी भाभी आएगी तो उसका बच्चा भी आएगा, फिर भीड़ भाड़, दूसरे का बच्चा आ जाए। नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी भीड़ बढ़ाने की, अभी टाइम है, मैं संभाल रही हूँ, 1 महीने बाद तुम खुद ही सही हो जाओगी, फालतू में लोगों को बुलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कहते हुए सुमित्रा जी चली जाती है। सास की बातें सुन इशिता को बुरा जरूर लगा था, बुरा तो प्रिया को भी लगा था। दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगती है। इशिता ने कहा, दीदी आपको लगता है माँ जी 1 महीने तक पूरा घर संभाल लेगी? क्योंकि उनकी आदत भी नहीं है काम करने की, और राजू को तो बाहर खाने की आदत भी नहीं है। 2-4 दिन लगातार खाने पर उनका पेट भी खराब हो जाता है, फिर 1 महीना तो बहुत है। इशिता की बात सुन सोच में पड़ गई प्रिया। फिर उसने कहा, मुझे ये समझ में नहीं आता माँ जी बार बार 1 महीना क्यों कर रही है? मेरा पैर टूटा है, 1 महीने बाद प्लास्टर कटने के बाद मैं तुरंत कूदने लगूंगी, पूरा घर भाग के संभाल लूंगी, अकेले मेरे से हो पाएगा? इतनी जल्दी मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊंगी? 1 महीने तक बेड पर रहूंगी, उसके बाद तुरंत भागने लगूंगी, फिर से कोई ऊंच नीच हो जाए और मैं अपना पैर खो दूं तो? माँ जी तो यही सोच के बैठी है ना कि 1 महीने बाद मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगी और पूरे घर को पहले की तरह भाग भाग कर संभाल लूंगी। माँ जी एक बार भी नहीं सोच रही है कि जिसका पैर फ्रैक्चर हुआ है वो पहले की तरह तुरंत ही नहीं दौड़ने लगेगा, टाइम लगेगा। तुम टेंशन ना लो, मैं रामू से बात करती हूँ, अब वही अपनी माँ को समझा पाएंगे। शाम को जब रामू और राजू घर आते हैं, प्रिया रामू से कहती है। प्रिया की बात रामू को भी सही लगी। रामू ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, माँ इशिता की भाभी को आने दो, प्रिया भी 1 महीने बाद तुरंत खड़ा होकर पूरा घर नहीं संभाल सकती है, उसको भी 2-4 महीने का टाइम लगेगा और आपके बस की बात नहीं है, आप अकेले पूरा घर नहीं संभाल पाओगी। अच्छा बेटा, तुम्हें भी चढ़ा दिया इसने? बहू अभी दोपहर को मैंने तुमसे मना किया था ना, क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम लोगों को? खाना नहीं मिल रहा, समय पर पानी नहीं मिल रहा, घर गंदा है, दिक्कत क्या है? जब एक बार मैंने साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि कोई नहीं आएगा, मतलब कोई नहीं आएगा। सुमित्रा जी की कड़क आवाज सुन सब लोग शांत हो गए, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा इस बारे में उनसे बात करने की। लेकिन प्रिया ने भी ठान लिया था, चाहे जो हो जाए माँ जी की सोच के अनुसार चलकर वो अपना पैर नहीं गंवा सकती। इधर सुमित्रा जी दिन गिनती रही, उधर प्रिया के प्लास्टर कटने के बाद घर जाकर सुमित्रा जी को बोल दिया कि अभी भी डॉक्टर उसे 2-3 महीने ध्यान रखने के लिए कहा है, बिल्कुल भी दौड़ भाग नहीं करनी है, तेज नहीं चलना है, बहुत ही आराम आराम से कदम बढ़ाने हैं। प्रिया की बात सुन सुमित्रा जी का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा, अच्छा तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट तो नहीं बोला ना? कम से कम बैठे बैठे सब्जी तो काट सकती हो, दाल चावल तो साफ कर सकती हो, घर के छोटे मोटे ऐसे बहुत काम होते हैं जो बैठे बैठे भी किया जा सकता है, वही कर लो। नए जमाने के नए डॉक्टर के नए नए चोचले। बड़बड़ाती हुई चली गई सुमित्रा जी। सुमित्रा जी प्रिया को कुछ भी नहीं बोलती, जो भी काम था वो बैठे बैठे ही करती रहती। एक दिन अचानक ही सुमित्रा जी की तबीयत खराब हो गई और गांव की कुछ औरतें प्रिया को देखने के लिए आई। अब सुमित्रा जी से उठा भी नहीं जा रहा था, बुखार बदन दर्द तो था ही, ऊपर से घर के काम भी करने पड़ते। अब गांव की औरतें आई है,
तो सबके साथ बैठकर बात भी करनी मजबूरी हो गई थी। बातों के साथ साथ सबको चाय पानी भी कराना था, जो सुमित्रा जी को ही बनाना पड़ा। सुमित्रा जी की हालत और घर का काम करता हुआ देख गांव की आई हुई काकी ने कहा, अरे सुमित्रा, एक तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से तुम्हें अकेले घर का काम करना पड़ रहा है और तुम्हारी दोनों बहुएं की हालत भी खराब है। ये तो वही बात हो गई ना, भगवान सच में सुख हो या दुख दोनों ही छप्पड़ फाड़ के देता है। तुम भी अगर ऐसे ही जबरदस्ती चलती रहोगी तो सच में उठने के लायक नहीं रहोगी। तुम काम वाली लगा लो ना। अरे जीजी, कैसे काम वाली लगवा लो? आपको पता है ना, मुझे उन पर विश्वास नहीं होता है। बिना नहाए धोए आएगी, खाना बनाकर चली जाएगी। मुझे पसंद नहीं आता सबके हाथों का खाना, इसलिए तो मजबूरी में काम करना पड़ता है। क्या करूं, कोई मिलता भी तो नहीं है कि उसे बुलाऊं, बेटी भी तो नहीं है कि ऐसे मौक़ों पर कुछ दिन के लिए बेटी को ही बुला लूं। अब सब कुछ तो आपके सामने है, छुपा क्या है? प्रिया वही बैठी थी, सास की बातें सुन रही थी। उसे बढ़िया मौका मिला। उसने मन ही मन सोचा, अभी नहीं बोला तो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उसने तुरंत ही बेचारी बनते हुए कहा, काकी जी, मैंने तो माँ जी से कितनी बार कहा, माँ जी, इशिता की छोटी भाभी को बुला दो। इशिता की माँ भी एक दो बार बोल चुकी है कि वो अपनी छोटी बहू को भेज देंगी, क्योंकि उनका पूरा परिवार एक में रहता है, एक ही जगह रहता है। तो अगर एक दो महीने के लिए आ जाएंगी तो उनके परिवार पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और हमारा भी काम हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों माँ जी बुलाने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रिया की बात सुनते ही काकी जी ने सुमित्रा जी को देखा और कहा, क्यों रे सुमित्रा, फिर क्या दिक्कत है भाई? देख, सामने से जब आने के लिए तैयार है लोग तो फिर क्यों मना कर रही है तू? अरे नहीं जीजी, मना क्या कर रही, अब क्या करूं, दूसरे के घर का। अरे काहे के दूसरे के घर का? उसके घर की बेटी इस घर में है, उनका भी तो हक है बेटी के सुख दुख में शामिल होने का। मायके वाले नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? तू भी क्या सोच लेके बैठी है? बता, तेरी हालत है उठने की? बहू की हालत ऐसे ही खराब है। एक काम कर बहू, इसको कहने दे, इसे मैं अच्छे से जानती हूँ। छोटी बहू की भाभी खुशी में संभालने आएगी ना, और अगर छोटी बहू को बेटा हो गया तो भारी भरकम नेक भी तो देना पड़ेगा। नेक देने से बचना चाहती है तेरी सास। मैं इसके नस नस से वाकिफ हूँ, एक नंबर की कंजूस है। काकी की बात सुन सुमित्रा जी कुछ बोल ही नहीं पाई। अब क्या जवाब दे वो इस बात का? बात तो कहीं ना कहीं सही भी थी। काकी ने कहा, बहू एक काम कर, तू बोल दे छोटी बहू मायके वालों से कि कल के कल ही वो अपनी छोटी बहू को भेज दे। इसकी तो कंजूसी चलती रहेगी। तू बोल दे, अभी बोल, फोन करके मेरे सामने बोल। प्रिया को भी बढ़िया मौका मिला। उसने तुरंत फोन उठाया और इशिता की मम्मी से छोटी भाभी को कल आने के लिए बोल दिया। बेचारी सुमित्रा जी चुपचाप बैठी प्रिया का मुंह देखती रह गई। अब काकी के आगे उनका मुंह भी तो नहीं खुलता था। बोले तो क्या बोले? जिस चीज के चक्कर में वो पिछले महीने से अपने आप को घर के कामों में लगाई पड़ी थी, आखिरकार वही सब कुछ हुआ जो वो नहीं चाहती थी। लेकिन प्रिया और इशिता को सबसे बड़ा संतोष ये था कि कम से कम भाभी के होते हुए उनके पतियों को बाहर का खाना नहीं खाना पड़ेगा। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी कहानी और सुनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को टच करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।